ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 6 ब्लोडार्ट। कोका द्वीप। बॉस, हमें इस भगवान अत्यागी जगह पर कितने दिन फंसे रहना पड़ेगा? मुझे बोरियत महसूस हो रही है। नुकीले बालों वाले एक रेड स्कार्फ समुद्री डाकू ने अपने कप्तान डर्ट से शिकायत की। बार्ब ने चिढ़कर जवाब दिया, अगर आप लोगों ने पहले ही समुद्री जहाज को न डुबोया होता तो हम इस स्थिति में नहीं होते। हे बार्ब, हमने नहीं सोचा था कि हमने जो तोपें खरीदी है उनमें इतनी विस्फोटक मारक क्षमता होगी। हाँ, पूरा समुद्री जहाज 2 तोप के गोलों में नष्ट हो गया। चुप रहो, डर्ट ने चिल्लाते हुए शोर मचाते हुए लोगों को चुप करा दिया। क्या तुम लोगों को लगता है कि यह कोई मजाक है? हमारा पीछा करने वाला मरीन हेडक्वार्टर का एक कैप्टन है जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित, कुशल और शक्तिशाली है। वो कोई साधारण मरीन कैप्टन नहीं है जिसका सामना हम वेस्ट ब्लू में करते हैं। अगर वो हमें पकड़ लेता है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमें सीधे इंपेल डाउन भेज दिया जाएगा जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। 30 समुद्री लुटेरे चुपचाप सुनते रहे। उन्हें पता था कि इस बार वे मुसीबत में हैं। अगर 28 मिलियन के इनाम वाले उनके कप्तान को भी एक मरीन से डर लगता है तो वे क्या है? अच्छी बात यह है कि वो मुख्यालय से है। वो लंबे समय तक नॉर्थ ब्लू में नहीं रहेगा। वो जल्द ही चला जाएगा। फिर हम हमेशा की तरह समुद्र में नौकायन कर सकेंगे। डर्ट ने कहा, वो करीब 20 साल से समुद्री यात्रा कर रहा है। वो ऐसी बातें जानता है जो आम समुद्री लुटेरों को नहीं पता होती। उसने छोटी उम्र में ग्रैंड लाइन पर भी यात्रा की थी, इसलिए वो जानता है कि समुद्री लुटेरे और असली समुद्री लुटेरे कितने ताकतवर होते हैं। यही कारण है कि उसने नॉर्थ ब्लू में ही रहने का निर्णय लिया। शहर को लूटा, कमजोर समुद्री लुटेरों को नष्ट किया, इत्यादि। तट के दूसरी ओर ब्लेज उस व्यापारी जहाज द्वारा उपलब्ध कराई गई छोटी जीवन रक्षक नौका से कोका द्वीप पर पहुंचा जिसने उसे द्वीप से बहुत दूर छोड़ा था। रस्सी का एक सिरा एक बड़े पत्थर से बांधकर वो हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर लाइफ बोट से बाहर कूद गया। ब्लेज ने द्वीप पर कदम रखते हुए अपने आसपास की जांच की। उसने सुना था कि कोका द्वीप एक सुदूर इलाका है जहां कोई इंसान नहीं आता। इस द्वीप पर कुछ समुद्री लुटेरों के अलावा कोई नहीं आता। बिना समय बर्बाद किए ब्लेज ने रेड स्कार्फ समुद्री लुटेरों की तलाश शुरू कर दी और उन्हें तट के दूसरी तरफ पाया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उनका सामना करना एक मूर्खतापूर्ण काम था, इसलिए उसने इंतजार करने और उस समय हमला करने का फैसला किया जब उन्हें कम से कम उम्मीद थी। शाम हो चुकी थी। सोने से पहले वे निश्चित रूप से नशे में होंगे। 2 घंटे बाद रेड स्कार्फ समुद्री लुटेरों ने अपनी पार्टी शुरू की और 1 घंटे बाद नशे में धुत हो गए। बैलिस दूर से सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि 3 समुद्री लुटेरे शराब नहीं पीते थे। बिना किसी संदेह के वे आज के लिए निगरानी कर रहे हैं। डर्ट समुद्र तट के पास खड़े समुद्री डाकू जहाज में सो गया, जबकि बार्ब और अन्य समुद्री डाकू वहीं सो गए जहां उन्होंने शराब पी। ब्लेज को बिना किसी को बताए तीनों नशे में धुत समुद्री लुटेरों को खदेड़ना है। हालांकि समुद्री लुटेरे नशे में हैं, लेकिन उन्हें जगाने और होश में लाने के लिए एक कॉल ही काफी है। ब्लेज पूरी तैयारी के साथ आया था क्योंकि उसे पता था कि वो अकेले 20 कुछ समुद्री लुटेरों को नहीं हरा सकता। फिर उसने बैग से एक छोटा सा हथियार और कई सुईनुमा डार्ट निकाले। उसने डार्ट्स को एक शक्तिशाली जहर में डुबोया जो उसने लिटिल केज आइलैंड से खरीदा था। कहा जाता है कि यह जहर एक शक्तिशाली समुद्री जीव से निकाला गया था। ये 1 मिनट में लक्ष्य को गिराने में सक्षम है। लंबी संकरी नली के अंदर जहर से लिपटे डार्ट में से एक को रखकर ब्लेज ने एक सो रहे समुद्री डाकू पर निशाना साधा और अपनी पूरी सांस का उपयोग करके नली के दूसरे छोर को उड़ा दिया। होश में रहने वाले समुद्री लुटेरों से निपटने के बजाय खर्राटे लेने वाले समुद्री लुटेरों को मारना आसान है। बिना किसी शोर के तीर सीधे समुद्री डाकू के पैर में जा लगा। उसकी बिना आवाज के हरकतें तीनों समुद्री लुटेरों का ध्यान आकर्षित करने में विफल रही। फिर भी वो अपनी हरकतों में बहुत सावधान था ताकि उन्हें सतर्क ना कर सके। ब्लेज ने अन्य समुद्री लुटेरों को भी यही बात दोहराई जो पहले से ही नशे में थे और नशे में थे। चूंकि जहर की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए वे अगले 2 दिनों तक अपनी आंखें खोलने के बारे में भूल सकते हैं। उसने जहर के असर के लिए कुछ मिनट तक इंतजार किया। उसके बाद ही वो शांत हुआ। समुद्री लुटेरों को देखने वाले तीनों को छोड़कर बाकी सभी बेहोश हो गए थे। इस स्थिति से अनजान तीनों एक अग्निकुंड के चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। इसके बाद ब्लेज अंधेरे से बाहर आ गया, जिससे तीनों होश में मौजूद समुद्री लुटेरों को खतरा महसूस हुआ। अपनी कमर से तलवार निकालते हुए एक सुनहरे बालों वाले समुद्री डाकू ने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? क्या तुम छोटे ब्लेज नहीं हो? तुम अलग दिखते हो। एक अन्य समुद्री डाकू जो ब्लेज से परिचित था ने कहा। ब्लेज ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। वो हाथ में खंजर लेकर आगे बढ़ा। उसके इस कदम से तीनों समुद्री लुटेरे दंग रह गए। वे सभी हैरान हो गए। क्या वो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है? कौन समझदार दिमाग वाला 30 लुटेरों पर अकेले हमला करेगा? उन्हें यह बात हास्यास्पद लगी।
लेकिन जल्द ही उन्हें समस्या का पता चल गया। उनके आसपास खर्राटे मार रहे लुटेरों में से कोई भी नहीं उठा। अरे दोस्तों, जागो! तीसरा समुद्री डाकू ब्लेज की ठंडी आंखें देखकर घबरा गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक व्यक्ति उनके पास से गुजरा और उनके गले से खून बहने लगा। तीनों ने अपने हाथों से खून रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। वे जल्द ही बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर मृत्यु के समय अविश्वसनीय भाव थे, जैसे वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथियों में से कोई क्यों नहीं जागा और उनकी गर्दन पर कट कैसे आ गया। एक बेहोश समुद्री डाकू द्वारा रखी गई एक बेतरतीब तलवार लेकर ब्लेज जहर से पीड़ित बार्ब की ओर चला गया। ये आदमी विशेष ध्यान देने योग्य है। जब वो पहली बार पुनर्जन्म लेता है तो पूर्व द्वारा दी गई क्रूर लात को वो कभी नहीं भूलेगा। बार्ब जो सपने देख रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, उसे पता नहीं था कि उसकी मौत नजदीक आ रही है। उसके ठीक ऊपर खड़े होकर ब्लेज ने अपनी तलवार बार्ब के दिल पर मारी। बार्ब ने दर्द से तीखी चीख निकाली, लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वो उठ नहीं सका। तभी उसने देखा कि उसके शरीर में एक लंबी तलवार घुस गई है। वो उठ नहीं सकता था, क्योंकि वो न तो अपने हाथों और न ही पैरों में ताकत जुटा पा रहा था। जहर के कारण उसकी हरकतें भी सुस्त हो गई थी। सामान्य समुद्री लुटेरों के विपरीत उसका शरीर कुछ हद तक जहर को रोकने में सक्षम था। उसकी आंखें हमलावर की शक्ल तलाश रही थी, लेकिन एक जाना पहचाना चेहरा देखकर चौंक गई। बार्ब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम कमीने, तुम! वो बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका दिल धंस गया था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ब्लेज की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उनमें कोई गुस्सा, नाराजगी, दया आदि नहीं थी, क्योंकि जब उसने बार्ब को चाकू मारा तो उसे न तो खुशी हुई और न ही संतुष्टि। उसने बार्ब को दो कारणों से मारा, पिछले बॉडी ओनर के लिए और सिस्टम टास्क को पूरा करने के लिए। बार्ब की मौत खुली आंखों से हुई। मौत में भी वो समझ नहीं पाया कि ब्लेज ने ऐसा क्यों किया। अगर कोई और होता तो वो मान लेता, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक गुलाम के हाथों मरेगा जिसे उन्होंने बेचा था। बार्ब की तीखी चीख ने डर्ड को सचेत कर दिया और वो अपने केबिन से बाहर आया ताकि वो देख सके कि उसका मित्र ब्लेज के हाथों में अंतिम सांस ले रहा है। अध्याय 7, डर्ड की हत्या। बार्ब! डर्ड ने लाल आंखों से चिल्लाया। बार्ब उन अनियंत्रित समुद्री लुटेरों जैसा नहीं है जिन्हें वो भर्ती करता है। वो छोटी उम्र से उसका दोस्त है। वो एक ऐसा आदमी है जिस पर डर्ड अपनी जिंदगी भर भरोसा कर सकता है, लेकिन अब वो चला गया है। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। जब उसने हमलावर को देखा, लेकिन बार्ब की तरह वो ब्लेज का चेहरा देखकर चौंक गया। तुम छोटे कमीने, मुझे तुम्हें तुम्हारे माता पिता के साथ मार देना चाहिए था। जहाज से कूदते हुए डर्ड दहाड़ा और ब्लेज की ओर गोली चला दी। ब्लेज के पास पहुंचकर उसने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से बार्ब पर वार किया। ब्लेज ने अपनी तलवार खींचकर डर्ड की लंबी तलवार को रोक दिया। डर्ड की तलवार से एक विस्फोटक शक्ति निकली, जिसने उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया। उसके हाथ में जो तलवार थी, वो डर्ड की तलवार से टकराते ही जोर से कंपन करने लगी। वो बहुत मजबूत है। ब्लेज को एक ही वार में पता चल गया कि डर्ड उसकी अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। वो तलवार चलाने में माहिर नहीं था और उसे इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन डर्ड की तलवार चलाने की कला का अंदाजा लगाने के लिए उसका ज्ञान काफी था। उसे आराम करने का कोई मौका न देते हुए डर्ड ने फिर से अपनी तलवार घुमाई। उसके वार शक्तिशाली, प्रचंड और जंगली थे। इसके अलावा उसकी शारीरिक शक्ति भी ब्लेज की अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। क्या वो हर समय अपनी ताकत छिपा रहा है? ब्लेज भी कोई नौसिखिया नहीं है। उसने इन कुछ महीनों में अनगिनत लोगों से लड़ते हुए अपने युद्ध कौशल को प्रशिक्षित और निखारा है। फिर भी ब्लेज ने पाया कि डर्ड उन सभी लोगों से अलग है जिनसे उसने पहले लड़ाई की थी। डर्ड से निकलने वाली जानलेवा आभा ने उसे जमीन पर दबा दिया, जिससे उसकी ताकत सीमित हो गई। डर्ड बहुत अनुभवी है और अनगिनत जीवों को मारने के बाद उसकी युद्ध तकनीकें परिष्कृत हो गई है। इसके अलावा उसके सभी हमले मारने के इरादे से किए जाते हैं। ब्लेज को पता था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी की गति के सामने झुक रहा है। उसे कुछ करना होगा। 3 बैकफ्लिप के साथ उसने अपने और डर्ड के बीच कुछ दूरी बना ली। डर्ड ने बिना रुके अपनी तलवार से उन दोनों के बीच की खाई को पाट दिया और तेज गति से हमला किया। ब्लेज को अपनी तलवार से हमलों को रोकना पड़ा और जवाबी हमला करने का मौका तलाशना पड़ा। अचानक एक शक्तिशाली प्रहार के साथ वो डर्ड पर झपटा और अपनी पूरी ताकत से तलवार की तेज धार पर वार किया। बूम! डर्ड ने अपनी तलवार से हमले को कुशलतापूर्वक रोककर उसे रोक दिया। उसी समय ब्लेज ने बाद वाले पर मुक्का मारा। बर्ड ने अपना बायां हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसके नीचे की जमीन फट गई और प्रभाव ने उनके चारों ओर हवा को घुमाया, जिससे पता चला कि ब्लेज का मुक्का कितना शक्तिशाली था। डर्ड भयभीत हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं। वो मुझसे बराबरी से लड़ सकता है? ब्लेज की ताकत ने उसकी हत्या की मंशा को और भी तीव्र कर दिया और उसके मन में एक विचार आया, मुझे उसे मारना ही होगा, अन्यथा मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। डर्ड और ब्लेज ने एक दूसरे पर कुछ वार किए, जबकि डर्ड ने अपने शरीर पर तलवार के 2 घाव छोड़ दिए। जैसे ही वे अपनी लड़ाई जारी रखते, ब्लेज ने चुपके से अपनी पीठ में छिपाकर रखा एक चाकू निकाल लिया, जो खास तौर पर डर्ड के लिए तैयार किया गया था। ब्लेज का ध्यान भटकने के मौके का फायदा उठाते हुए डर्ड ने तेजी से तलवार को उसके हाथ से गिरा दिया। ब्लेज को हथियार खोने की चिंता नहीं थी। उसने जल्दी से बाईं ओर घूमकर डर्ड की तलवार के वार से बच निकला। उसी समय उसने अपने शरीर की घूमती हुई गति का प्रयोग करते हुए डर्ड के अंधे स्थान से चाकू फेंक दिया। चूंकि डर्ड ने चाकू नहीं देखा था, इसलिए वो उसे अपनी तिल्ली में घुसने से नहीं बचा सका। चाकू की चोट से वो हिल भी नहीं पाया। इस तरह का छोटा घाव उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ब्लेज ने चाकू पर पहले से ही जहर लगा रखा था। इस तरह का नापाक तरीका घिनौना लग सकता है, लेकिन इस क्रूर दुनिया में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। टिंग। चाकू बाहर निकालते हुए डर्ड ने उसे लापरवाही से फेंक दिया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के छोटे चाकू के घाव से मुझे कोई नुकसान होगा? नहीं, ब्लेज ने कहा। उसका जवाब सुनकर डर्ड के चेहरे पर भाव बदल गए। तुमने चाकू में जहर मिलाया? बेशर्म, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने धूर्त होगे। हे, तुम्हारे जैसे दुष्ट और घटिया व्यक्ति से निपटने के लिए कोई भी तरीका नेक है, ब्लेज ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। उसने जहर के असर का इंतजार नहीं किया और हमला बोल दिया। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन डर्ड अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। जाहिर है, जहर ने अभी तक उसके पूरे शरीर को प्रभावित नहीं किया था। इससे उसकी अपार शारीरिक शक्ति और जोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे जैसे कुछ मिनट बीतते गए, डर्ड पर जहर के प्रभाव के लक्षण दिखने लगे। उसकी गति कम हो गई, उसकी तलवार की चाल धीमी हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्लेज ने अपने खंजर से डर्ड के पेट पर वार किया और उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुंह में खून थूकते हुए डर्ड ने फिर से ब्लेज पर हमला करने की पहल की। क्या राक्षसी शरीर है! अगर 28 मिलियन के इनाम वाले इतने निम्न स्तर के समुद्री डाकू के लिए भी ये परेशानी की बात है, तो बिलियन इनाम वाले समुद्री लुटेरों के बारे में क्या कहा जाए। आखिरकार डर्ड की ताकत खत्म हो गई और उसके हाथ में पकड़ी तलवार ढीली पड़ गई। ब्लेज को उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी सहन शक्ति और इच्छा शक्ति होगी। इतनी कमजोरी की स्थिति में पहुंचने के बाद भी वे गिरे नहीं, बल्कि डटे रहे। ये वाकई काबिले तारीफ है। ये सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। एक टुकड़े की दुनिया में ज्यादातर लोगों में ऐसी इच्छा शक्ति होती है। अपनी तलवार को आसमान में ऊंचा उठाकर उसने डर्ड का सिर सीधे उसकी गर्दन से अलग कर दिया और उसके शिथिल सिरवीन शरीर को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही उसने डर्ड को मारा, उसके मन का भारीपन गायब हो गया। ब्लेज ने तारों से भरे आसमान की ओर देखते हुए एक आह भरी। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैंने तुम्हारे माता पिता की मौत का बदला ले लिया। फिर भी उसे बार्ब और डर्ड को मारने में थोड़ी असहजता महसूस हुई, क्योंकि ये उसका पहली बार जीवन लेने का अनुभव था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने दिल को मजबूत किया। उसे याद आया कि डर्ड और बार्ब ने उन 6 महीनों के दौरान क्या क्या किया था, जब पिछला मालिक उनके जहाज में रहा था। इस बारे में सोचते हुए असहजता की भावना गायब हो गई। उनका वध करना मेरी दया है। तभी उसके दिल में एक नोटिफिकेशन गूंजा। एक विचार के साथ ही सिस्टम इंटरफेस उसके सामने प्रकट हो गया। परीक्षण कार्य। बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा करके परोसा जाना सबसे अच्छा है। विवरण: रेड स्कार्फ समुद्री डाकुओं को हराएं और डर्ड और बार्ब को मार डालें। समय सीमा 20 दिन। पुरस्कार: एक निःशुल्क विशेषता बिंदु। स्टॉस: पूर्ण। पुरस्कार स्वीकार करें। हाँ नहीं, ब्लेज उत्साहित होकर मन ही मन चिल्लाया। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही उसने हाँ सोचा, इंटरफेस में बदलाव आ गया। नाम: ब्लेज हंट। संविधान: 4.8। शक्ति: 4.8। गति: 4.7। शैतान फल: कोई नहीं। हकी: कोई नहीं। भंडारण में आइटम: सन फल। कार्य: वर्तमान में कोई नहीं। निःशुल्क विशेषता बिंदु 1। अपनी ठोड़ी थपथपाते हुए ब्लेज ने सोचा, मुक्त विशेषता बिंदु का उपयोग कैसे किया जाए। चलो सबसे पहले संविधान को 5 तक सुधारते हैं। एक विचार के साथ उनका संविधान 0.2 से बढ़ गया, जबकि उनका मुक्त विशेषता बिंदु 0.8 फीट तक कम हो गया। यह सिर्फ 0.2 की वृद्धि थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पूरे शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ब्लेज को पता था कि यह उसके 5 फीट बार की सीमा पार करने के कारण है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए ब्लेज को अपने हाथों में एक कच्ची शक्ति महसूस हुई। उसने एक बार फिर इंटरफेस की जांच की
और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके संविधान विशेषता में बदलाव आया था। संविधान 5.0, शक्ति 5.1, गति 5.0। उसे जो बात उत्साहित कर रही थी वो ये थी कि अब वो अपना शैतानी फल खा सकेगा। अध्याय 8, शैतान फल की क्षमता की सीमा। ब्लेज ने सोचा और उसके हाथों में एक शैतानी फल दिखाई दिया। इसका तना सुनहरा था और दिखने में ड्रैगन फ्रूट जैसा था। यह गहरे नारंगी रंग का था और पूरे फल पर लाल रंग की अलंकृत धारियां थी। पास से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पूरा फल जल रहा है। इसे हथेली में पकड़ते ही ब्लेज को इसके अंदर छिपी आग की शक्ति का एहसास हुआ। चाहे अच्छा हो या बुरा, वो इसे खाएगा ही। फल की क्षमता ये तय करती है कि भविष्य में वह कितना मजबूत बनेगा। अपना मुंह खोलकर उसने एक बड़ा निवाला खाया और उसे पूरा निगल लिया। स्वाद को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे अपनी जीभ पर उसका बेस्वाद स्वाद महसूस हुआ। यह वाकई बकवास जैसा स्वाद है। सौभाग्य से उसे पूरा फल खाने की जरूरत नहीं पड़ी। फल का बचा हुआ हिस्सा जादुई तरीके से गायब हो गया और उसके शरीर में चला गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर लाल हो गया, मानो उबल रहा हो। भीषण गर्मी में उसकी त्वचा से सफेद भाप निकलने लगी, जबकि 1 मीटर की दूरी पर मौजूद हर चीज पिघलने लगी। ओ बकवास, मैं इस चीज को कैसे रोकूं? उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और ब्लेज को लगा कि उसके शरीर का तापमान लगातार बढ़ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। रुको, रुको, रुको। खुद से 1 मिनट की लड़ाई के बाद ब्लेज ने अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित किया। मुझे इस शक्ति को जल्दी से नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि दूसरों को जलाकर राख न कर दूं। 1 और घंटे तक अपनी शैतानी फल क्षमताओं के साथ प्रयोग करने के बाद उसे अपनी शक्तियों का सामान्य विचार मिला। भले ही उसने सनसन फल खाया हो, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है कि वो फल की पूरी क्षमता को सामने ला सके। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो केवल अत्यधिक गर्मी को नियंत्रित कर सकता है। अब उसकी क्षमताएं डॉन एक्सिनो के हॉट फल या चार्लोट ओवन के हीट फल के समान है। वो अलग अलग तापमान पर गर्मी आधारित हमले कर सकता है। इसके अलावा वो लपटों, लावा आदि सहित सभी प्रकार की गर्मी से प्रतिरक्षित है, क्योंकि वो स्वयं सूर्य है। भले ही वो शैतानी फल की पूरी शक्ति नहीं निकाल पाया, लेकिन वो अपनी वर्तमान प्रगति से बेहद खुश था। उसे इस बात का अंदाजा है कि भविष्य में उसे अपनी फल क्षमताओं को कैसे विकसित करना चाहिए। सूर्य फल गर्मी और आग को नियंत्रित करने जितना आसान नहीं है। ये हर चीज का स्रोत है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा में हेरफेर, सौर विस्फोट, गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर और इसी तरह की अन्य चीजें। उन्होंने एक बार फिर इंटरफेस की जांच की। नाम ब्लेज हंट। संविधान 5.0, शक्ति 5.1, गति 5.0, शैतान फल क्षमता 4.5। हकी कोई नहीं। भंडारण में आइटम कोई नहीं। निःशुल्क विशेषता बिंदु 0.8। कार्य वर्तमान में कोई नहीं। इंटरफेस पैनल में उनके शैतान फल से संबंधित एक अतिरिक्त विशेषता दिखाई दी। खुद को विकसित करने के विपरीत सिस्टम के साथ उन्हें सभी फलों की क्षमताओं को समझने में आसानी होगी। ब्लेज ने फिर अपने सभी बचे हुए फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को अपने सन फ्रूट में डाल दिया और इसे 5.3 फीट तक बढ़ा दिया। 5 फीट बार की सीमा को पार करने के बाद उसने अपने शरीर में स्पष्ट बदलाव महसूस किए। डेविल फ्रूट पर उसका नियंत्रण बढ़ गया, साथ ही गर्मी को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता भी बढ़ गई। एक रात के प्रयोग के बाद वो बिना किसी कठिनाई के अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित कर सकता है। अनजाने में रात बीत गई और दूर क्षितिज से सूरज उगाया। तभी एक चौंकाने वाली घटना घटी। जब सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ी तो उसने बदलाव महसूस किया। उसके शरीर के अंदर किसी चीज ने सूर्य की गर्म ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे वो अचंभित रह गया। सूर्य से आने वाली ऊर्जा उसके सेंजू वंश के साथ सामंजस्य बिठाती थी, जिससे हर सेकंड उसका संविधान और शैतानी फल की शक्तियां बढ़ती थी। यह मानवीय आंखों के लिए स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो इसे महसूस कर सकता था। उसने ऐसी अविश्वसनीय प्रगति की कल्पना नहीं की थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शैतानी फल एक बहुत शक्तिशाली फल है। ब्लेज बहुत खुश था। अपनी नई क्षमता के साथ वो अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा सकता है। जैसे ही वो कुछ और प्रयोग करने की योजना बना रहा था, उसने दूरी पर कोका द्वीप की ओर आता हुआ एक समुद्री युद्धपोत देखा। युद्धपोत ने कुछ किलोमीटर दूर लंगर डाला और 100 से ज्यादा मरीन लाइफबोट में द्वीप के पास पहुंचे। मरीन का नेतृत्व एक मजबूत, चौड़ी छाती वाला आदमी कर रहा था, जो कैप्टन कोट पहने हुए था। ब्लेज ने मरीन मेनार्ड द परसुअर को पहचान लिया। उसे ड्रेसरोसा आर्क में वाइस एडमिरल के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब वो सिर्फ एक कैप्टन था। फिर भी वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके, क्योंकि वो मुख्यालय से था। चूंकि वर्तमान समय रेखा केवल 1509 है,
मेनार्ड अपने मुंह में सिगरेट लिए हुए युवा और उग्र दिख रहे थे। एक नजर में ब्लेज को पता चल जाता है कि वो बाद वाले का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मेनार्ड के पीछे खड़े नौसैनिक असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। मृतकों के अलावा बाकी समुद्री डाकू अभी भी दुनिया की किसी भी चिंता के बिना सो रहे थे। ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। वे अभी भी क्यों सो रहे हैं? वे हम नौसैनिकों को अपनी नजरों में भी नहीं रख रहे हैं? मूर्ख! मुझे लगता है कि उन्हें किसी चीज ने धक्का दिया है, अन्यथा कोई भी समझदार समुद्री डाकू कैप्टन मेनार्ड से पहले नहीं सोएगा। मरी ने आपस में चर्चा की। इस बीच मेनार्ड ने अपने आसपास नजर डाली और डर्ड का कटा हुआ सिर और बेजान बार्ब को देखा, जिसका दिल छिदा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों मृत होंगे। उन्होंने ब्लेज को भी देखा और उनके दिमाग में एक विचार आया। क्या उसने ऐसा किया? तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? मेनार्ड ने पूछा, जबकि ब्लेज ने अपना नाम बताया। ब्लेज, अच्छा नाम है। क्या तुमने ये किया? हाँ। हालांकि ब्लेज ने इसे स्वीकार किया, लेकिन मेनार्ड और अन्य मरीन को इस पर विश्वास करना मुश्किल था। 14 से 15 साल का एक अनजान लड़का 2 वांछित लोगों को मार गिराता है, जिन पर कुल मिलाकर लगभग 50 मिलियन का इनाम था। ये अनसुना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने अपनी पतली भुजा से डर्ड को मार डाला। एक नौसैनिक ने टिप्पणी की। ठीक है, मुझे लगता है कि वो उनकी मौत का दावा करके इनाम की राशि अर्जित करने की कोशिश कर रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? मेनार्ड ने पूछा। उसने ये सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि तुमने ऐसा कैसे किया, क्योंकि ये उसके लिए मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है क्यों। ब्लेज ने अपना कारण बताते हुए कहा, उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला, मुझे कुछ महीनों के लिए अपने समुद्री डाकू जहाज पर काम करने के लिए मजबूर किया और मुझे एक गुलाम के रूप में बेच दिया। चूंकि वो मरीन में शामिल होने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया। यदि उसने ऐसा किया भी, तो भी मरीन अपने खुफिया नेटवर्क के माध्यम से देरसबेर सच्चाई का पता लगा ही लेंगे। मेनार्ड ने समझ में सिर हिलाया। उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। इस तरह की बातें उसके लिए बहुत आम है। वास्तव में दुनिया के आधे नौसैनिकों को किसी न किसी तरह से समुद्री डाकुओं ने चोट पहुंचाई है। इसके बाद मेनार्ड ने निचले स्तर के मरीन को क्षेत्र को खाली करने और पकड़े गए समुद्री डाकुओं को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में नौसैनिकों ने खर्राटे मारते समुद्री लुटेरों को युद्धपोत में स्थानांतरित कर दिया और डर्ड, बारब और 3 मृत समुद्री लुटेरों की लाशों के साथ पूरे जहाज को जलाकर रेड स्क्रैफ समुद्री लुटेरों के जहाज को नष्ट कर दिया। क्या आप मरीन में शामिल होने में रुचि रखते हैं? मेनार्ड, जो अपने कामों का ध्यान रखता था, ब्लेज के पास आया और पूछा। हाँ, ब्लेज ने सहमति जताई। अच्छा, हमारे साथ आओ। मेनार्ड ने सोचा कि युद्ध कैसे हुआ, और यही बात उसे आकर्षित कर रही थी। ब्लेज की ताकत और बुद्धि ने उसकी दिलचस्पी जगा दी। अध्याय 9, मरीनफोर्ड। ब्लेज और अन्य नौसैनिकों के युद्धपोत पर चढ़ने के बाद ये पकड़े गए समुद्री डाकुओं को सौंपने के लिए निकटतम नॉर्थ ब्लू मरीन बेस की ओर रवाना हुआ। चूंकि ये मरीन जहाज मुख्यालय से है और मेनार्ड द्वारा इसकी कमान संभाली जाती है, इसलिए उन्हें सब कुछ स्वयं व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। डेक पर एक मरीन ने ब्लेज को चुनौती दी। वे ये सत्यापित करना चाहते हैं कि क्या उसने खुद ही समुद्री लुटेरों को मारा या किसी और ने। चूंकि मरीन का यह समूह मुख्यालय से है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सामान्य मरीन से ज्यादा मजबूत है। हालांकि वे अकेले डर्ड जैसे चरित्र को पराजित नहीं कर पाएंगे, फिर भी वे अपनी संख्या और समन्वय का उपयोग करके उसे हराने में सक्षम है। इसके अलावा उनका विश्वास और दृढ़ संकल्प भी कहीं अधिक मजबूत है। ग्रैंड लाइन में उन्होंने किस तरह के समुद्री डाकू नहीं देखे थे। ब्लेज ने उनकी चुनौती को अस्वीकार नहीं किया। उसके दोनों गुण 5 को पार कर जाने के बाद वो अब एक साधारण इंसान नहीं रह गया। समुद्री जहाज में कई एनसाइन थे, लेकिन उनमें से कोई भी ब्लेज को हरा नहीं सका। ब्लेज के लिए भी ये आसान नहीं था। वो केवल उनकी सहन शक्ति को खत्म करके ही उन्हें हरा सकता था। अगर उसकी सेंजू संरचना नहीं होती तो वो आसानी से उनसे पराजित हो जाता। मुझे उससे लड़ने दो। एक लेफ्टिनेंट रैंक का मरीन आगे आया, जबकि अन्य मरीन उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। इस बीच मेनार्ड और एक अन्य मरीन अधिकारी जहाज के पतवार से मुकाबला देख रहे थे। कप्तान, वो बच्चा अच्छा है। उसमें बहुत ताकत, सहन शक्ति और अच्छे युद्ध कौशल है। अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वो एक बेहतरीन नौसैनिक बन जाएगा। महोदय, मैंने उनकी प्रोफाइल मरीन मुख्यालय को भेज दी है। वे तय करेंगे कि क्या करना है। मेनार्ड ने सहमति जताई। उसे 4 समुद्रों में छोड़ना उसकी प्रतिभा की बर्बादी है। आजकल ग्रैंड लाइन में समुद्री डाकू अधिक उग्र होते जा रहे हैं। ये वास्तव में समुद्री डाकुओं का महान युग है। उच्च अधिकारियों को भी समुद्री लुटेरों की बढ़ती संख्या से निपटना मुश्किल हो रहा है। आखिरकार नौसैनिकों की संख्या सीमित है। मेनार्ड ने सिगार पीते हुए कहा। अगले दिन, ब्लेज, मुख्यालय ने आपको सीमन रिक्रूट के रूप में भर्ती करने का फैसला किया है और आप सीधे मुख्यालय द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करेंगे। मेनार्ड ने घोषणा की। क्या? ब्लेज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा था कि इसमें समय लगेगा
और प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने से पहले उन्हें काफी योग्यताएं अर्जित करनी होंगी। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें सीधे तौर पर अवसर दिया जाएगा। हमारा जहाज मुख्यालय की ओर जा रहा है, इसलिए जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तुम हमारे साथ रहोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली होगे। ये कहकर मेनार्ड वहां से चला गया। ब्लेज इतना उत्साहित था कि वो शांत नहीं बैठ सका। कौन नहीं बैठेगा? वर्तमान समय रेखा में ब्लैक आर्म ज़ेफिर मरीन प्रशिक्षक है और मरीन रंगरूटों को प्रशिक्षित करने का प्रभारी है। अगर वो उनके अधीन प्रशिक्षण लेता है तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी और उसे मरीन में भी अच्छा समर्थन मिलेगा। जैसे ही वो उत्साहित हुआ, उसने अपने दिमाग में एक सूचना सुनी। कृपया प्रतीक्षा करें, सहायता प्रणाली अपडेट की जा रही है। इंटरफेस में जानकारी की एक पंक्ति दिखाई दी। ब्लेज ने सोचा, इस अपडेट का कारण क्या था? सपोर्ट सिस्टम को अपडेट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही सिस्टम अपडेट हुआ, थोड़े बदलाव के साथ एक नया इंटरफेस सामने आ गया। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 5.0, शक्ति 5.1, गति 5.0, शैतान फल क्षमता 5.3, हकी कोई नहीं, भंडारण में आइटम कोई नहीं, निःशुल्क विशेषता बिंदु 0, कार्य वर्तमान में कोई नहीं, डिंग व्यवसाय निर्धारित। चूंकि मेजबान ने मरीन बनना चुना है, इसलिए भविष्य में आपके सभी कार्य मरीन के पेशे से संबंधित होंगे। कार्य उत्पन्न किया जा रहा है। कार्य एक सप्ताह तक प्रतिदिन 3000 पुशअप्स करें। समय 7 दिन। पुरस्कार 0.1 संविधान प्लस 0.1 शैतान फल क्षमता। कार्य 2, 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 3000 स्क्वाट्स करें। समय 7 दिन। इनाम 0.1 संविधान प्लस 0.1 शैतान फल क्षमता। इंटरफेस देखने के बाद ब्लेज को समझ में आ गया कि सहायता प्रणाली उसके द्वारा चुने गए पेशे से जुड़ी हुई है। अगर उसने समुद्री डाकू बनना चुना होता तो काम उससे संबंधित होते। बिना समय बर्बाद किए ब्लेज ने पुशअप शुरू कर दिया। ये आसान नहीं होगा क्योंकि 3000 उसके लिए भी काफी बड़ी संख्या है और ये उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। उन्हें मरीन मुख्यालय तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे और वो चुपचाप बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के अलावा ब्लेज ने ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को भी प्रशिक्षित किया। शैतान फल की क्षमताओं का विकास सीधे उसके दिमाग और कल्पना से जुड़ा हुआ है। एक सप्ताह बीत गया। मरीन जहाज आखिरकार मरीन मुख्यालय मरीन फोर्ट पहुंच गया। ब्लेज की नजर में ये एक पौराणिक स्थान है जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति गिरा था, लेकिन अब उसके सामने ये बिना किसी नुकसान के बरकरार था। जब वो धरती पर था तो वो अक्सर मरीन फोर्ट के बारे में सपने देखता था और सोचता था कि उस स्थान के केंद्र में होना कैसा होता है। वॉर ऑफ द बेस्ट नाम सुनते ही वो हमेशा अंदर तक रोमांचित हो जाता था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए ब्लेज ने मन ही मन दहाड़ा, वन पीस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जहाज से उसने देखा कि सफेद वर्दी पहने अनगिनत मरीन इधर उधर भाग रहे हैं। क्या कहें, ब्लेज को लगा कि ये जगह पूरी तरह से ऊर्जा से भरी हुई है। यहां तक कि इस जगह के आसपास की हवा भी ताजा और उत्साह से भरी हुई है। मरीन फोर्ट को देखते ही उसके दिल में न्याय की एक अजीब सी भावना जाग उठी। मैं इस तथ्य को बदल दूंगा कि मरीन विश्व सरकार का कुत्ता है और मरीन को विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाऊंगा। हाँ ब्लेज, क्या आप मरीन मुख्यालय को देखकर चौंक गए हैं? मेनार्ड ने उसके उत्साहित चेहरे पर ध्यान दिया और पूछा। हाँ, आपको ऐसा होना चाहिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जो आम लोगों की सुरक्षा करते हैं और समुद्री डाकुओं के नाम पर अत्याचार करने वाले सभी लोगों को न्याय दिलाते हैं। एक नौसैनिक के रूप में आपको उत्साहित, दृढ़ और जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। हमारी पीठ पीछे न्याय शब्द को सहन करना चाहिए। उसके कंधे को थपथपाते हुए मेनार्ड ने कहा, चलो चलें। जैसे ही वो मरीन जहाज से उतरा, उसने मंकी डी गार्ब को देखा, जो एक महान वन पीस किरदार था। हालांकि वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन इस तथ्य के कारण कि उसने एस को मरने दिया, ब्लेज को उससे थोड़ी नफरत हो गई। लेकिन अब बूढ़े आदमी के चेहरे पर वही बेफिक्री है जो युद्ध से पहले थी, जबकि उसके बालों का एक हिस्सा अभी भी काला है। अब का गारब अपने जीवन के सुनहरे दिनों का आनंद ले रहा है। एक ऐसा आदमी जो समुद्री डाकू राजा गोल्डी रोजर के साथ मिलकर लड़ सकता है। गैर को इतने करीब देखकर ब्लेज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और अनजाने में ही उसके अंदर से एक मजबूत लड़ाई की भावना उभरी, जिसने मेनार्ड और आसपास के अन्य मरीन को चौंका दिया। फाइटिंग स्पिरिट के निशाने पर होने के कारण गैर को स्वाभाविक रूप से पता था कि ये उसी पर लक्षित है। वास्तव में जब उसने देखा कि ये एक युवा लड़के की ओर से आ रहा है तो वो चौंक गया। लड़ाई का इरादा जितनी जल्दी दिखाई दिया, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। ये ब्लेज की एक अचेतन हरकत थी। अगर ये धरती पर होता तो कोई भी उसके इरादों को नहीं समझ सकता था और नहीं समझ सकता था कि वो क्या सोच रहा था। लेकिन यहां मामला अलग है। वन पीस की दुनिया में कम ताकत वाला व्यक्ति अपनी चरम समझ और हकी के साथ आसानी से दूसरे पक्षों के इरादों को समझ सकता है। मुस्कुराते हुए गैर ब्लेज की ओर बढ़ा। अपनी मुट्ठी को कसते हुए ब्लेज ने गैर्ब के विशाल आकार का सामना किया जो उसके सामने खड़ा था। अजीब बात यह है कि वो जरा भी घबराया हुआ नहीं था। अध्याय 10 फाइटिंग गार्ब। बेटा, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो?
गार्प ने हाथ में चावल का पटाखा चबाते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था कि वो उसके युवा चेहरे को देखकर खुश था। हाँ, ब्लेज ने सिर हिलाया और गार्प को श्रद्धा से देखा। ये एक तरह का सम्मान है जो कोई व्यक्ति अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से मिलते समय दिखाता है और उसकी प्रशंसा करता है। वाह, तुम एक छोटे से बदमाश के लिए बहुत साहसी हो। गैर्प ने हंसते हुए बिना किसी नोटिस के ब्लेज के चेहरे पर मुक्का मारा। ब्लेज जमीन पर गिरने से पहले कुछ मीटर पीछे की ओर उड़ गया। अजीब बात यह है कि उसे अपनी टूटी हुई नाक से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल से एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। मुझे जवाबी हमला करना होगा, मुझे जवाबी हमला करना होगा। अपने पैरों पर वापस कूदते हुए ब्लेज के पूरे शरीर से चिलचिलाती भाप निकली। धुएं ने आसपास के नौसैनिकों को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक गर्म सांस ने 1 मीटर के दायरे में सब कुछ घेर लिया। ब्लेज इसे हीट सेंस कहते हैं। इस 1 मीटर डोमेन में वो अपने शरीर से निकलने वाली हीटवेव का उपयोग करके सब कुछ महसूस कर सकता है। मेनार्ड और ब्लेज के साथ यात्रा करने वाले अन्य मरीन्स ने इस हंगामे को दिलचस्पी से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस बच्चे को वे लेकर आए थे वो सीधे हीरो ऑफ द मरीन गैर्प से लड़ाई करेगा। इसके अलावा वे इस तथ्य से भी अनजान है कि वो शैतानी फल का सेवन करता है, एक गर्मी प्रकार शैतान फल शक्ति। इस बच्चे ने इसे अच्छी तरह से छिपाया है, मेनार्ड ने सोचा। बिना समय गवाए ब्लेज ने गैर्प की ओर दौड़ लगाई और एक जोरदार मुक्का मारा, जबकि उसकी हीट सेंस ने उसके प्रतिद्वंदी की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। इस क्षमता के साथ वो प्रतिद्वंदी के शरीर में थोड़ी सी भी मांसपेशियों के तनाव के आधार पर उसके अगले कदम का अनुमान भी लगा सकता है। उसकी इंद्रियों ने महसूस किया कि गैर्प अपनी ताकत उसके बाई ओर लगा रहा है और अनुमान लगाया कि उसका शरीर संभवतः उसके बाई ओर झुका हुआ है। हवा में ही ब्लेज की मुट्ठी ने दिशा बदल दी। क्या? गैर्प थोड़ा चौंक गया। हकी नहीं, आखिरी क्षण में उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया और वार से बच निकला। ब्लेज की मुट्ठी की दिशा बदल जाने के कारण वो गैर्प पर वार नहीं कर सका, जो वहीं स्थिर रहा। लेकिन देखने वालों की नजर में ब्लेज ऐसा व्यक्ति बन गया जो सीधा मुक्का भी नहीं मार सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो गैर्प को मार सकता था, जो कि स्थिर रहता। लेकिन केवल गैर्प ही जानता है कि उस पल क्या हुआ। गार्प ने हमले से बचते हुए ब्लेज को करीब से देखा। उसने बच्चे को गर्मी की क्षमता वाले शैतानी फल खाने से पहले ही भांप लिया था। उसे ये जानने की उत्सुकता थी कि बच्चे ने हकी के बारे में बिना किसी पूर्व ज्ञान के उसकी हरकतों का अनुमान कैसे लगाया। ब्लेज को पता था कि अब अपनी ताकत को रोकने का समय नहीं है। उसने अपनी शैतानी शक्ति को रोकना बंद कर दिया और अपनी ताकत को फूटने दिया। उसके दोनों हाथ अत्यधिक तापमान पर गर्म हो गए और लाल हो गए। तीव्र गर्मी ने उसके पैरों के नीचे पत्थर की टाइलें भी पिघला दी। इसके साथ ही वो एक बार फिर गैर्प से भिड़ गया। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पहले की तरह गैर्प ने बिना किसी परेशानी के उसके जलते हुए हाथों को सहजता से रोक दिया। ये कैसा शरीर है? मेरी धधकती मुट्ठी भी उसकी त्वचा को जलाने में विफल रही, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। आप सामान्य ज्ञान से किसी एक कृति के चरित्र का आकलन नहीं कर सकते। जैसे ही उसकी मुट्ठी निशाने से चूक गई, ब्लेज ने एक जोरदार किक का इस्तेमाल किया। उसके हाथों की तरह उसके पैर भी बहुत गर्म हो गए और आग की तरह लाल हो गए। इसे भी गैर्प ने रोक दिया। उसकी आंखें गैर्प की हरकत को समझ सकती थी, लेकिन उसका शरीर उसकी अत्यधिक गति का सामना नहीं कर सकता था। मुझे और तेज होना चाहिए। अपने पैरों को तेज करके और अपनी गति को सीमा तक बढ़ाते हुए ब्लेज ने बहुत ही क्रूरता से लड़ाई लड़ी। वो एक जंगली जानवर की तरह था जो अपने शिकार को पकड़ना चाहता है, अपनी सारी ताकत लगा रहा था। फिर भी वो गैर्प के कपड़े के किनारे को भी नहीं छू सका। 1 मिनट बीत गया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। शुरू से अंत तक गैर्प ने पलटवार नहीं किया, जिससे जंगली ब्लेज को अपनी मर्जी से हमला करने का मौका मिला। बीच बीच में उसे अपने राइस क्रैकर्स खाने का भी समय मिल गया। तब तक आसपास के सभी नौसैनिक वहां आ गए और एक घेरा बनाकर लड़ाई को दिलचस्पी से देखने लगे। ये बच्चा कौन है? वो गैर्पसान से लड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो एक शैतान किस्म का व्यक्ति है। मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? क्या वो यहां नया है? ब्लेज पहले दिन ही प्रसिद्ध हो गया जब वो मरीन फोर्ड आया। सभी मरीन उसकी पहचान और उसके शैतानी फल के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, जैसा कि वे जानते थे कि सभी शैतानी फल उपयोगकर्ता बहुत आसानी से रैंक में बढ़ जाएंगे। दर्शकों के विपरीत गैर्प ने अंतर को नोटिस किया। ब्लेज के आसपास का तापमान बढ़ता जा रहा है और अपनी हकी के साथ उसने महसूस किया कि यह बात के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर यह जारी रहा तो यह उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। बेशक ब्लेज ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि वो कम से कम एक बार गैर पर हमला करना चाहता है या उसे अपनी ताकत का कुछ हिस्सा दिखाने के लिए मजबूर करना चाहता है। दुर्भाग्यवश उसने अपनी ताकत को अधिक आंक लिया, यह तय करते हुए कि अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। गैर्प की छवि टिमटिमाने लगी। उसकी आकृति गायब हो गई, फिर ब्लेज के पीछे दिखाई दी। एक झटके से उसने उसे बेहोश कर दिया ताकि बच्चा खुद को और चोट पहुंचाना बंद कर सके। ये बदमाश। गैर्प थोड़ा हंसा और संकुचित आंखों से बेहोश ब्लेज को देखा। इस बच्चे को अस्पताल ले जाओ। जब वो जाग जाए तो मुझे बता देना। कुछ चावल के पटाखे मुंह में डालते हुए
गैर्ब खुद से बुदबुदाता हुआ वहां से चला गया। दिलचस्प। ब्लेज ने उसकी दिलचस्पी जगाई। उसे उसका व्यक्तित्व और उसकी आंखों में चमक पसंद आई। उसे ये गलत नहीं लगेगा, बच्चे के पास मजबूत दिल है। इसके अलावा उसने देखा कि ब्लेज का दिमाग शुद्ध है। मेनार्ड ने ब्लेज के बेहोश शरीर को पकड़ा और अस्पताल की ओर बढ़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज मरीनफोर्ड पर उतरते ही लड़ाई शुरू कर देगा। तुम बहुत साहसी हो, बच्चे, मेनार्ड ने बुदबुदाया। एडमिरल सेंगोकू का कार्यालय। गारप ने सेंगोकू को चौक में हुई घटना के बारे में बताया और जोर से हंसने लगा। मुझे इतने अच्छे लड़के से मिले हुए कई साल हो गए हैं। वो भविष्य में एक अच्छा मरीन बनेगा। उसकी बात सुनकर सेंगोकू ने पूछा, शैतान फल की शक्ति गर्मी से संबंधित है? 1 साल पहले मैंने सुना था कि बिग मॉम के चार्लेट ओवन नामक बेटे ने एक शैतान फल खाया था, जिसकी पुष्टि हीटेड फल के रूप में हुई है। तो उस युवा ने वही शैतानी फल नहीं खाया होगा। क्या इसका तापमान फल से कोई संबंध है? मुझे नहीं पता, हम उससे उसके जागने के बाद पूछ सकते हैं, गैरप ने कहा और सावधानी से पूछा, तुम उस बच्चे को मेरे पास क्यों नहीं छोड़ देते? मैं उसे एक बेहतरीन मरीन बनाऊंगा। नहीं, सेंगोकू ने मेज पर हाथ पटक कर साफ मना कर दिया। कौन जानता है कि तुम उसे किस तरह का न्याय सिखाओगे? कुजान एक अच्छा उदाहरण है। तुम सेंगोकू को नहीं समझ रहे हो। मैंने उसकी आंखों में ताकत की चाहत देखी है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के आदेश सुनेगा। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना होगा, गैरप ने कहा। जैसे मैं तुम्हें संभालता हूं, सेंगोकू ने डांटा। वाह, हाँ, ये सही है। मुझे ये तय करने से पहले उसकी रिपोर्ट पढ़नी होगी कि मुझे उसे कैसे संभालना चाहिए। सेंगोकू ने अपना हाथ हिलाया और अपनी मेज पर लगी घंटी बजाई। उसी समय एक मरीन अधिकारी आया और उसे ब्लेज की रिपोर्ट सौंपी। जैसे ही उसे सीमैन के रूप में भर्ती किया गया, मरीन मुख्यालय ने उसकी सारी जानकारी एकत्र कर ली। उसे भेजी गई रिपोर्ट को पढ़कर सेंगोकू ने ब्लेज को एक मजबूत मरीन बनाने का निश्चय किया। मैं उसे जेफर को सौंप रहा हूं, तुम उसके प्रशिक्षण से दूर रहो, सेंगोकू ने कहा और रिपोर्ट गैरप को थमा दी।